फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल की डिस्कशन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बेसिक फैक्ट्स जानते हैं। देखो, कल यानी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस आर्टिकल में आप आगे जानोगे भी कैसे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1921 से लेकर 1940 के बीच कांग्रेस पार्टी में रहे। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS यानी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी क्लैरिफाई किया, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज से रिज़ाइन कर लिया अपनी मातृभूमि को सर्व करने के लिए। इसके बाद बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गांधी जी के साथ डिफरेंसेस के बारे में। देखो, जब बोस पहली बार गांधी जी से मिले थे बॉम्बे के मणि भवन में, उसी समय अप्रोच में डिफरेंसेस सामने आ गए थे। इस मीटिंग से पहले गांधी जी ने यह डिक्लेयर किया था कि हम स्वराज हासिल कर लेंगे 1 साल के अंदर अंदर। हमें 20 लाख स्पिनिंग व्हील्स यानी चरखे इस्टेब्लिश करने हैं। जब 20 लाख चरखे काम करना स्टार्ट कर देंगे, हम स्वराज हासिल कर लेंगे। देखो, वैसे तो बोस भी यही चाहते थे कि 1 साल के अंदर अंदर हमें स्वराज मिले। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय की बात है, लेकिन बोस को यह लगता था कि चरखे इस्टेब्लिश करने से कुछ नहीं होगा। बोस उसके बाद मिले देश बंधु चित्तरंजन दास से। देश बंधु चित्तरंजन दास यानी CR दास पॉलिटिकल गुरु बने सुभाष चंद्र बोस के। शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस जो थे वो टोटल इंडिपेंडेंस चाहते थे। नो डोमिनेंट स्टेटस, नो प्रोलॉन्ग डिले, यानी डोमिनेंट स्टेटस की मांग जो काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स उस समय कर रहे थे, इस मांग से बोस इत्तेफाक नहीं रखते थे। जब सिविल डिसोबीडियंस और सोल्ट सत्याग्रह स्टार्ट करने के लिए लाहौर में सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, तो देखो उस सेशन में सिर्फ एक व्यक्ति ने इस रेजोल्यूशन का विरोध किया था और अपनी तरफ से एक अमेंडमेंट को प्रपोज किया था, और वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा था हमें इस समय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को छोड़ के पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी चाहिए। जैसे देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय काफ़ी जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसी प्रकार की पैरेलल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की मांग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखी गई थी 1930 में। वैसे लाहौर सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था 1929 में। लेकिन देखो, सुभाष चंद्र बोस कितने महान लीडर थे, इस बात का पता सुभाष चंद्र बोस के वर्ड से लगता है। हालांकि उनका जो ये अमेंडमेंट था कि हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बजाय पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करनी चाहिए, ये रिजेक्ट हो गया था। बट बावजूद इसके जब एक बार डिसीजन ले लिया गया था, तो उन्होंने फिर बोला कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है आज़ादी की दिशा में, और हमें अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए इस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। वैसे देखो, गांधी जी के बीच और बोस के बीच काफ़ी सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन दोनों लीडर्स के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी और आज़ादी के लिए फोकस था कि दोनों के बीच में कभी कड़वाहट नहीं आ सकी। बोस और विट्ठल भाई पटेल ने जेनेवा से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की गई कि देखो, नॉन वायलेंस से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है नॉन वायलेंस की सहायता से, बट अभी हमें लीडरशिप में चेंज की आवश्यकता है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया था, इसका हिंट गांधी जी की तरफ था कि हमें लीडरशिप में अब चेंज की आवश्यकता है। तो गांधी जी के सजेशन के बाद बोस को कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया विट्ठल नगर सेशन में, मतलब हरिपुरा सेशन में। तो उसके बाद बोस ने कोशिश की कि अब कांग्रेस अपने तरीके को चेंज करे, अपने मेथड को चेंज करें आज़ादी प्राप्त करने के लिए। लेकिन देखो, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बोस के सजेशंस को मानने से इनकार कर दिया, यानी अलग मेथड को अपनाने से इनकार कर दिया। अगले साल यानी 1939 में चीज़ें काफ़ी गलत हुई। बोस हालांकि फिर से इलेक्शन जीते। गांधी जी ने बोस के इलेक्शन जीते जाने के बाद ये कहा, पत्ता भाई सीतारामैया, ये जो इलेक्शन हारे हैं बोस से, ये मेरी अपनी हार है। ये बात गांधी जी ने बोली थी। लेकिन देखो, उस समय टेंशन से इतनी ज़्यादा क्रिएट हो गई थी लीडर्स के बीच कि बोस ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस की प्रेसिडेंट की पोस्ट से। इसके बाद देखो, सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार ने
हाउस अरेस्ट करके रखा था। लेकिन देखो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा चतुराई के साथ इस हाउस अरेस्ट से भाग निकले। हाउस अरेस्ट से भागकर बोस अफगानिस्तान गए, उसके बाद रशिया, उसके बाद जर्मनी और फिर जापान में पहुंचे। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को रेज किया सक्सेसफुली, और साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियंस थे उनके अंदर पैट्रियोटिक भावना को जागृत किया। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्साइल इस्टाब्लिश की। वो आईएनए के कमांडर इन चीफ थे, और बर्मीज बॉर्डर के थ्रू, यानी आज का जो म्यांमार है उस बॉर्डर के थ्रू उन्होंने इंडिया में एंटर किया। ये सब किसके लिए था? ये सब देश की आज़ादी के लिए था। देखो ऑफिशियल हिस्ट्री ये कहती है 60,000 जो इंडियन नेशनल आर्मी के पर्सनल थे उनमें से 26,000 मारे गए, शहीद हो गए। मौलाना आज़ाद, इन्होंने अपनी बुक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा कैसे नेताजी बहुत ही ज़्यादा महानता से उन्होंने हाउस अरेस्ट से एस्केप किया, और उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसके कारण गांधी जी का जो व्यू था सुभाष चंद्र बोस के ऊपर वो इतना ज़्यादा कड़वाहट भरा नहीं था। मतलब गांधी जी खुद काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे कि बोस कैसे हाउस अरेस्ट तोड़कर भाग निकले। और सुभाष चंद्र बोस की जो देखो देशभक्ति थी, पैट्रियोटिज्म था, और देश को आज़ाद कराने के लिए जो जज्बा था, इससे गांधी जी बोस के साथ डिफरेंसेस होने के बावजूद बोस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। इसके बाद मौलाना आज़ाद अपनी बुक में ये भी लिखते हैं, जैसे ही देखो नेताजी की डेथ की खबर आई, ना सिर्फ पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई, गांधी जी भी नेताजी की डेथ की खबर सुन के बहुत निराश हुए। उन्होंने नेताजी की मदर को एक लेटर लिखा जिसमें सुभाष चंद्र बोस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई थी। देखो उस समय इंडिया का बहुत ज़्यादा फेथ था, इंडिया के लोगों का बहुत ज़्यादा फेथ था नेताजी में, उनकी स्ट्रेटजी में, और जिस प्रकार के से उन्होंने अलायंसेस बनाए जापान के साथ, जर्मनी के साथ, वो वाकई काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था। हालांकि देखो अलायंस बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए इस पर एक डिबेट उठ सकती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी, उनकी विल पावर अलायंसेस बनाने की कि हाँ देश को आज़ाद करवाना है किसी भी तरीके से, उसकी तारीफ होती थी, होती भी है। मतलब देश के लोगों ने सुभाष चंद्र बोस की नीति और नियति दोनों को एक्सेप्ट किया विदाउट एनी हेजिटेशन। और गांधी जी ने जब इतनी ज़्यादा तारीफ की बोस की, और चूंकि देखो बोस जापान की सहायता से लड़ रहे थे, जापान, हिटलर, इनकी तो रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी ना सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण। दुनिया के लोग, बहुत से लोग नफरत करने लगे थे इनसे कि हाँ हिटलर ने इतने ज़्यादा ज्यूस की हत्या करवा दी, जापान ने भी चाइना में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया था। तो जब गांधी जी ने बोस की इतनी ज़्यादा तारीफ की तो देखो कुछ पत्रकारों ने यह भी लिखा कि ऐसा लगता है कि जैसे गांधी भी जापान की साइड हैं। तो इस क्रिटिसिज्म के लिए गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया, आप एक काम करो, बोस से ज़्यादा पैट्रियोटिक आप मुझे लाकर दिखा दो, बताइए क्या बोस से ज़्यादा पैट्रियोटिक कोई पर्सन है? तो इससे पता लगता है गांधी जी की रिस्पेक्ट कितनी ज़्यादा थी बोस के लिए। और बोस की रिस्पेक्ट कितनी थी देखो इस बात से पता लगता है कि उन्होंने गांधी जी को कहा था फादर ऑफ नेशन, देश के पिता। जब देखो बोस एक्साइल में थे तो उनका कोई बहुत ज़्यादा क्लोज पर्सन उसे इंडिया में विजिट करना था, तो उस पर्सन को सलाह देते हुए, सजेशन देते हुए बोस ने कहा कि देखो जब भी तुम किसी प्रॉब्लम में पड़ जाओ या फिर कंफ्यूज हो जाओ किसी इशू के बारे में, आप जाना गांधी जी से मिलना, आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। गांधी जी हमारे कंट्री के फादर हैं, उन्हीं आमदर जातिर जनक, ये बंगाली में है, सॉरी मैंने गलत ही प्रोनाउंस किया होगा, लेकिन एसेंस आप समझ सकते हो कि आज हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको देखो इन लीडर्स से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जो उस समय लीडर्स थे उनका मकसद एक था, इंडिया को आज़ाद करवाना। रास्ते अलग अलग थे, डिफरेंसेस थे ओपिनियन में, बट रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज के समय में पॉलिटिकल लीडर्स विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं। इसके बाद देखो राइटर का थोड़ा एक अलग तरह का व्यू है। वो लिखते हैं कि देखो जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद राइटर्स जिन्होंने देश का इतिहास लिखा वो जितना ज़्यादा गांधी जी पे उदार थे, उतना ज़्यादा उदार
वो बोस पे नहीं रहे। यानी बोस का जो कंट्रीब्यूशन रहा देश को आज़ाद करवाने में, उसके बारे में काफ़ी कम उल्लेख है। यानी ज़्यादा फोकस गांधी जी पे है। गांधी जी का जो योगदान है देखो, वो तो निश्चित तौर पर है ही, लेकिन बाकी जो लीडर्स हैं ना, उनके योगदान को उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है बुक्स में। एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बक्सी की एक बुक है बोस एंड इंडियन समुराई। इस बुक में वो लिखते हैं, देखो जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर थे क्लीमेंट एटली। यूके के प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ने के बाद ये इंडिया में आए थे 1956 में। तो उस समय क्लीमेंट एटली ने मुलाकात की थी वेस्ट बंगाल के उस समय के गवर्नर पी.बी. चक्रवर्ती से। तो उस मुलाकात में पी.बी. चक्रवर्ती ने क्लीमेंट एटली से पूछा कि भाई साहब एक बात बताओ, जो भारत छोड़ो आंदोलन था यानी क्विट इंडिया मूवमेंट थी, वो तो ठंडी पड़ गई थी, तो फिर आपने हमें आज़ादी क्यों दी? मतलब आप भारत को छोड़ के एकदम से क्यों चले गए जब आपको कोई इतना मेजर खतरा भी नहीं था? देखो वो सब फिल्मों में होता है कि हमारी आंखें खुल गई कि हाँ अब इंडियंस को हक होना चाहिए रूल करने का। तो देखो इसके जवाब में क्लीमेंट एटली ने पी.बी. चक्रवर्ती को कहा कि हाँ ये बात सही है, क्विट इंडिया मूवमेंट तो बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी, उसका हम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ जिससे हम डरे थे वो था बोस की आईएनए। सुभाष चंद्र बोस के इन्फ्लुएंस से जिस प्रकार से म्यूटनी होने लगी थी ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में, जो जवान थे ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्सेस में, वो अपने ही ऑफिसर्स के खिलाफ उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया था कि अब इंडिया पर रूल करना मुश्किल हो गया है। तो देखो इसी से पता लगता है कि बोस का कंट्रीब्यूशन क्या था देश को आज़ाद करवाने में। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में, हिस्ट्री की जो ज़्यादातर बुक्स हैं, उनमें इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बोस का दिया नहीं जाता है। कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं कि देखो आज के समय में तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उस समय ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ था वो रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। तो सारी चीज़ें टेस्टिफाई की जा सकती हैं और पता लगाया जा सकता है कि किस चीज़ से जो ब्रिटिश सरकार है वो सबसे ज़्यादा डरी थी और किस चीज़ का रोल जो है आज़ादी में वो सबसे ज़्यादा रहा है। हिस्ट्री को लिखा जाना चाहिए एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट से, फैक्ट्स के आधार पर, एविडेंस के आधार पर। आइडियोलॉजी के चश्मे से हिस्ट्री को देखना, इससे तो देखो वेस्टेड इंटरेस्ट ही पता लगते हैं राइटर के। तो ये सारी बातें राइटर के द्वारा बोली जाती हैं कि इतिहास को एक नए नज़रिए से हमें देखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आर्टिकल कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। बलवंत सिंह राजौरा ने पंजाब के पूर्व चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की हत्या की थी, असैसिनेशन किया था, और इस आरोप में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बलवंत सिंह राजौरा को डेथ सेंटेंस दी थी। लेकिन एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा 2014 में मर्सी पिटीशन फाइल की गई थी कि बलवंत सिंह राजौरा को मर्सी दे दी जाए, दया दे दी जाए, उनकी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाए। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये लेटर भेजा पंजाब गवर्नमेंट को कि आप राजौरा की जो डेथ सेंटेंस है इसे उम्र कैद में बदल दो। ये डिसीजन लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इन प्रिंसिपल, एज ए ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर यह डिसीजन लिया गया था, क्योंकि उस समय गुरु नानक देव जी की 550वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। लेकिन देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि कैबिनेट ने लेटर सेंड नहीं किया था प्रेसिडेंट को। बलवंत सिंह राजौरा पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को लताड़ भी लगाई कि आपका जो रवैया है वो ढीला ढाला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जनवरी 2021 के अंत में सुनवाई की अगली तारीख फिक्स की है। देखो डेथ पेनल्टी को कैरी आउट करने में जो डिले होता है, ये वन ऑफ द मेन रीज़न है। इंडिया को अपनी जो पोजीशन है कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर उसे रिव्यू करना चाहिए। देखो पूरी दुनिया में एक डिबेट चलती है कि डेथ पेनल्टी की जो एफिकेसी है वो काफ़ी कम है क्राइम को रिड्यूस करने में, इसलिए डेथ पेनल्टी के प्रोविज़न को ख़त्म कर देना चाहिए। कुछ साल पहले
कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश करने का जो इशू है ये राज्यसभा में रेज किया गया था, बट वॉइस वोट की सहायता से राज्यसभा ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया कि हम डेथ सेंटेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, इसे एबोलिश नहीं करना चाहिए। उस समय देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरण रिजिजू ने कहा था कि गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है डेथ पेनल्टी को एबोलिश करने का। लेकिन देखो 2015 की रिपोर्ट में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यह प्रपोज किया था कि डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया जा सकता है, और इस मामले में विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के कमेंट भी मांगे गए थे। लेकिन देखो काफ़ी बार रिमाइंड करने के बावजूद 2018 तक सिर्फ 14 स्टेट्स ने रिस्पॉन्ड किया, 12 स्टेट्स ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन कर्नाटक और त्रिपुरा ये दोनों एग्री कर गए कि हाँ डेथ पेनल्टी को एबोलिश किया जा सकता है। अगर देखो हम फिगर्स की बात करें, वर्ल्ड के इंडिया उन 56 देशों में से एक है जिन्होंने अभी तक डेथ पेनल्टी को रिटेन किया है, जबकि 142 देशों ने बाय प्रैक्टिस या फिर बाय लॉ डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया है। 2019 में श्रीलंका ने देखो पहले तो डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया था, लेकिन इसे फिर से स्टार्ट कर दिया गया 2019 में। उस समय श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे सिरिसेना, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 4 ड्रग ऑफेंडर्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनकी मौत की जो सज़ा है उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए, जबकि इससे 40 साल पहले तक कोई भी डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया था श्रीलंका में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिरिसेना ने दावा यह किया था कि ड्रग ऑफेंडर्स को मौत की सज़ा देने से श्रीलंका में ड्रग की जो प्रॉब्लम है उसमें कमी आएगी, एडिक्शन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार चाइना में हजारों लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है हर साल, लेकिन सही मायनों में रिपोर्ट नहीं सामने आ पाती क्या आंकड़ा है, किसको किस क्राइम के लिए एग्जीक्यूट किया गया है। चाइना से तो देखो कुछ खबरें बाहर निकल के ही नहीं आती। जो जैक मा हैं, अलीबाबा के फाउंडर जो हैं, वो इतने दिनों तक मिसिंग रहे, कुछ पता नहीं लगा, लेकिन अब 2-3 दिन पहले ग्लोबल टाइम्स ने उनकी एक वीडियो डाली है कि हाँ वो सही सलामत हैं। उइगर मुस्लिम्स के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है, खबरें आती रहती हैं, लेकिन जा भी नहीं पाते। मतलब नॉर्मल रिपोर्टर जो है वो जिंगजियांग रीजन में जा ही नहीं पाते, इतनी ज़्यादा ओपेकनेस है चाइना में, पूछो मत। खैर मुद्दे पर फिर से आते हैं। 2018 में ईरान ने 253 कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट किया था, जबकि सऊदी अरेबिया ने 149 कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन देखो 2018 में टोटल कन्विक्ट्स को एग्जीक्यूशन की जो संख्या है वो कम हो गई 690, और 2017 में थी ये 993। अगर देखो हम इस डिबेट की बात करें कि डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर देना चाहिए या फिर नहीं कर देना चाहिए, हमें यह भी फैक्टर कंसीडर करने की आवश्यकता है कि खास करके इंडिया में जिन लोगों को डेथ सेंटेंस दी जाती है वो अपने सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में एक लंबा समय लग जाता है। उन्हें सोलिटरी यानी एकांत में कन्फाइनमेंट का सामना करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल ट्रामा को फेस करना पड़ता है, तो उनको फिर डबल सज़ा हो जाती है। जैसे 20-25 साल उन्होंने एकांत में सज़ा में बिताए, उसके बाद फांसी दी गई, तो ये डबल सज़ा हो गई ना, कि आपने एक प्रकार से उम्र कैद की सज़ा भी काट ली और लास्ट में आके आपको फांसी भी दे दी गई। ये देखो एक रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट्स भी थोड़ा लीलियंट व्यू लेती हैं कैपिटल पनिशमेंट देने की। जब बात आती है उनको ये लगता है कि ऑलरेडी कन्विक्ट ने इतने साल जेल में बिता दिए हैं। 2019 में 102 कन्विक्ट्स को डेथ सेंटेंस दी गई इंडिया में, तो अभी 378 लोग ऐसे हैं जिनको डेथ सेंटेंस दी गई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूट होने का। हालांकि इनमें से ज़्यादातर लोग, लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो एक निश्चित टाइम फ्रेम होना चाहिए कि जो मर्सी पिटीशंस होती हैं जिनको डेथ सेंटेंस मिली हुई है, उनकी मर्सी पिटीशंस के ऊपर विचार किया जा सके सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने बरसों से पेंडिंग 34 मर्सी पिटीशंस को डिस्पोज किया था। 34 में से 30 को रिजेक्ट कर दिया गया था और 4 को रिलीफ दे दी गई। देखो इस मुद्दे पर डिबेट हो सकती है कि उन्होंने 30 मर्सी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम की। उन्होंने डिले नहीं किया, लेकिन अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी मर्सी पिटीशंस को एड्रेस करने में काफ़ी डिले किया है। तो गवर्नमेंट में जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए
कि जल्द से जल्द मर्सी पिटीशंस को एड्रेस किया जाए, ताकि बाद में कोर्ट्स भी इस बात पर कम से कम कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने से ना कतराएं कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। देखो, सैद्धांतिक तौर पर आपको कैपिटल पनिशमेंट को बंद करना है तो कर दीजिए, ये भी अपने आप में एक अलग डिबेट है, थोड़ा सा हम देखेंगे भी। लेकिन डिले हो गया है बहुत ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करने में, इस कारण से हम कैपिटल पनिशमेंट को उम्र कैद में बदल देते हैं। ये तो देखो जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ने वाली बात है कि मतलब जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इतना लंबा समय लग गया, इसलिए अब आप कैपिटल पनिशमेंट मत एग्जीक्यूट कीजिए, सिर्फ उम्र कैद ठीक है। अब सैद्धांतिक तौर पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में क्या पॉइंट्स हैं, कैपिटल पनिशमेंट के विपक्ष में क्या पॉइंट्स हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जब भी कैपिटल पनिशमेंट की बात आए आप इस केस को जरूर कोट कीजिएगा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील रखी गई थी कि कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 19 को वायलेट करता है, राइट टू फ्रीडम को वायलेट करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गुमेंट समेत तमाम आर्गुमेंट्स को नकार दिया और कहा कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन कुछ गाइडलाइंस जरूर रखी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस केस में कैपिटल पनिशमेंट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड दिया जाए सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। तो इस केस के बाद से ही इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला हो या फिर कोई गंभीर तरह का अपराध हो जिसमें बर्बरता बहुत ही ज़्यादा हो, इस प्रकार के क्राइम्स में कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमारे देश में मांग उठ रही है कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आर्ग्यूमेंट्स जान लेते हैं, कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, विरोध में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कैपिटल पनिशमेंट अगर देखो दी जाती है अपराधियों को तो इससे डर फैलता है दूसरे अपराधियों में और दूसरे पर्सन्स में कि इस प्रकार का क्राइम किया जाएगा तो हमें भी फांसी की सजा दी जाएगी, तो डेटरेंस क्रिएट होता है कैपिटल पनिशमेंट से। दूसरा आर्ग्यूमेंट, आज़ादी के 70 साल बाद भी भयानक अपराध होते हैं महिलाओं के अगेंस्ट, यंग गर्ल्स के अगेंस्ट। इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए सिंपल पनिशमेंट्स काम नहीं करेंगी। निर्भया केस का आप एग्जाम्पल लीजिए, उस प्रकार के अपराधों को काउंटर करने के लिए कैपिटल पनिशमेंट देना जरूरी है। काफ़ी बार आतंकवादियों के द्वारा, इंसर्जेंट्स के द्वारा बॉम्ब अटैक कैरी आउट किए जाते हैं या फिर दूसरे प्रकार के अटैक किए जाते हैं, तो नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए भी कैपिटल पनिशमेंट जरूरी है। उसके बाद देखो काफ़ी बार लोग ये कहते हैं बहुत से देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया है तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए, लेकिन ये तर्क सही नहीं है। इंडिया की सोसाइटी अलग किस्म की है, इंडिया में हालात अलग किस्म के हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि दूसरे देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर दिया तो आप भी हटा दीजिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो बहुत से अपराध ऐसे होते हैं अगर वो सोसाइटी में होते हैं तो सोसाइटी खुद ही मांग करने लगती है कि ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए। आपको भी पता है काफ़ी बार रेप जैसी घटनाएं आती हैं तो समाज में गुस्सा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। लोग कहते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर फांसी होनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट अगर फांसी की सज़ा हटा ही देता है तो समाज में गुस्सा बढ़ता जाएगा, समाज का जो फेथ है, विश्वास है जस्टिस सिस्टम में, वो खत्म हो जाएगा और ये देश की स्टेबिलिटी के लिए, समाज की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और अगर देखो गंभीर तरह का अपराध करने वाले अपराधी को अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ पूरी उम्र स्टेट उस अपराधी को बैठ के खिलाएगा, वो अपराधी पूरी उम्र जेल में बैठ के खाएगा और स्टेट उसे खिलाएगा, यानी स्टेट केयर टेकर का काम करेगा उस अपराधी के लिए। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हमने आर्गुमेंट्स डिस्कस किए कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में। अब हम कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट में आर्गुमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्गुमेंट, कैपिटल पनिशमेंट देना देखो संविधान के आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। आर्टिकल 19 का आर्गुमेंट दिया गया था बच्चन सिंह केस में, लेकिन यहाँ पे आर्गुमेंट दिया जा रहा है आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ का। दूसरा आर्गुमेंट, जब देखो कोई अपराध होता है तो सिर्फ उस पर्सन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसने अपराध किया है, बल्कि ये सोसाइटी की भी फेलियर होती है। सोसाइटी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से
वो पर्सन अपराधी बना। तीसरा आर्गुमेंट, जब देखो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है तो स्टेट को, सोसाइटी को ऐसा लगता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई, जिसने अपराध किया उसको फांसी की सजा हुई या कैपिटल पनिशमेंट मिला। लेकिन क्राइम प्रिवेंशन की तरफ क्या किया गया? कैपिटल पनिशमेंट दे के रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती सोसाइटी की, स्टेट की। क्राइम को प्रिवेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा आर्गुमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल देखो प्रोविजन ये है बच्चन सिंह केस के बाद रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में फांसी की सज़ा दी जाती है। जैसे अजमल कसाब आतंकवादी, फांसी की सज़ा दी गई। 2012 का निर्भया केस, बर्बरता इतनी ज़्यादा, फांसी के अलावा कोई सज़ा बनती ही नहीं। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में अभी फिलहाल फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है, कोई अपराध किसी जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर लग सकता है, लेकिन दूसरे जज को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं लग सकता। तीसरे जज को लग सकता है, चौथे जज को नहीं लग सकता। तो कहने का एसेंस क्या है? कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से अपराध में फांसी की सजा दी जाए, कौन से अपराध में नहीं दी जाए। तो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा है, ये गलत है। जहां पे देखो आर्बिट्रेरीनेस बहुत ज़्यादा होती है वो चीज़ रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ तो बेसिक एसेंस है हमारे संविधान का। ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, जस्टिस का ऑब्जेक्टिव होता है रिफॉर्म करना, ना कि प्रतिशोध लेना। कैपिटल पनिशमेंट की सहायता से तो जिस पर्सन ने अपराध किया है उससे प्रतिशोध लिया जाता है, रिफॉर्म की तो संभावना ही खत्म हो जाती है जब उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, कोई देखो इंपेरिकल एविडेंस है नहीं कि कैपिटल पनिशमेंट अगर दी जाए तो समाज में डेटरेंस पैदा होता है, यानी डर पैदा होता है और इससे कम अपराध होते हैं। ऐसा कुछ सामने आया नहीं है किसी रिसर्च रिपोर्ट में। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, ज़्यादातर देश कैपिटल पनिशमेंट को एबोलिश कर रहे हैं, इंडिया को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए और इंडिया में भी कैपिटल पनिशमेंट की सज़ा है वो ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो ऐसा भी तो हो सकता है किसी केस में अपराधी को डेथ सेंटेंस की सज़ा दी गई और उसे एग्जीक्यूट भी कर दिया गया, यानी फांसी दे दी गई उस पर्सन को, लेकिन बाद में पता चला, नए डिटेल्स सामने आए और पता लगा कि जिस पर्सन को फांसी दे दी गई है वो अपराधी था ही नहीं, यानी नए खुलासे हुए बाद में जब उसको फांसी दे दी गई थी। तो आप बताइए इस केस में कैसे जिंदा करोगे उस पर्सन को जिसको फांसी दी जा चुकी है। उसके बाद लास्ट आर्ग्यूमेंट है, डेथ सेंटेंस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ को भी वायलेट करता है। तो ये हमने कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट सारे आर्ग्यूमेंट्स को जाना। अब देखो राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, हाल ही में 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजमेंट्स दिए गए डेथ पेनल्टी से संबंधित। 2 केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया और तीसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी जो हैं वो डेथ सेंटेंस डिजर्व करते हैं। एक एक करके इन तीनों केसेस की हम बात करते हैं। पहला केस है दिगंबर वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ से संबंधित। 2 पर्सन को कन्विक्ट ठहराया गया था 2014 में। उनके ऊपर आरोप था उन्होंने 5 महिलाओं की हत्या की है। 1 साल बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को अपहोल्ड किया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों लोगों को बरी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में जो मेन विटनेस है वो विटनेस है 9 साल का बच्चा। 9 साल का बच्चे ने क्राइम देखा भी नहीं था। तो प्रोसिक्यूशन का जो पूरा केस है वो किस पर आधारित है? वो देखो शक और अनुमान पर आधारित है। इसलिए जिनको कन्विक्ट ठहराया गया है ट्रायल कोर्ट के द्वारा और अपहोल्ड किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, उन्हें हम सज़ा नहीं दे सकते सिर्फ शक और अनुमान के आधार पर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को बरी कर दिया। दूसरा केस महाराष्ट्र से संबंधित है, अंकुश मारुति शिंदे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। किस प्रकार से महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट ने एक नोमैडिक कम्युनिटी के 6 पर्सन्स को दोषी पाया था हत्या का, रोबरी का, रेप का। तो उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने 6 में से 3 लोगों की डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में 2009 में।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा 6 के 6 पर्सन्स को डेथ सेंटेंस होनी चाहिए इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2009 के ऑर्डर के अगेंस्ट रिव्यू पिटीशन डाली गई और इस रिव्यू पिटीशन पर फैसला आया अभी 5 मार्च को, ऑलमोस्ट 10 साल बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने 6 के 6 पर्सन्स को रिहा कर दिया। तो सोच के देखिए, अगर उन्हें डेथ सेंटेंस हो जाती तो कितना बड़ा इनजस्टिस ये होता, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था और उनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। अगर वो डेथ सेंटेंस सुना दी जाती तो ये इररिकवरेबल होती। तीसरा केस है खुशविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें एक्यूज्ड पर आरोप था कि उसने अपने परिवार के 6 सदस्यों का मर्डर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपी को डेथ सेंटेंस सुनाई और कहा ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम है। जो क्राइम किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा, उसके लिए डेथ सेंटेंस के अलावा कोई और सूटेबल पनिशमेंट नहीं है। राइटर का कहने का मतलब देखो ये है, डेथ सेंटेंस जो अवॉर्ड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी है। जजेस की इंक्लिनेशन पर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो किसी केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से अभी हमने जो 2 केस डिस्कस किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलटा, तो इससे एक बात ये भी तो जाहिर होती है ना कि जुडिशरी ऐसा नहीं है कि कोई गलती कर नहीं सकती, जुडिशरी से भी तो गलती हो सकती है ना। लेकिन अगर डेथ सेंटेंस किसी पर्सन को दे दिया जाएगा तो फिर उस गलती का सुधार नहीं हो सकेगा, आदमी को जिंदा नहीं किया जा सकेगा। तो राइटर इस बात की वकालत करते हैं कि डेथ सेंटेंस को खत्म कर देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, पक्ष में क्या है, विपक्ष में क्या है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है, डेथ पेनल्टी इज नॉट जस्टिफाइड इन द मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा में डेथ पेनल्टी को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट पे आपको क्रिटिकली कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। नेक्स्ट आर्टिकल प्राइवेसी एंड सर्विलियंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इशू आपको पता है, व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था, जिसके तहत व्हाट्सएप अपने जो डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर कर सकता है। लेकिन इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स पैदा हो गए इंडिया के यूजर्स में। 8 फरवरी से पहले फेसबुक की इस नई प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स के द्वारा अडोप्ट किया जाना था, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में यूजर्स ने व्हाट्सएप को छोड़ दिया। सिग्नल और टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके उसका इस्तेमाल करने लगे। इंडिया देखो व्हाट्सएप के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इससे डर के व्हाट्सएप ने भी अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की टर्म्स को अडोप्ट करने की जो डेट थी उसे एक्सटेंड कर दिया, 15 मई कर दिया। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो पॉलिसी में मेन इशू ये था, व्हाट्सएप की एबिलिटी अपना मेटा डेटा और मोबाइल इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप शेयर करना चाहता है पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ में। फेसबुक ऑलरेडी इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट कर चुका है अपने प्लेटफॉर्म के साथ, और व्हाट्सएप को भी अगर इंटीग्रेट किया जाता है फेसबुक के द्वारा, तो देखो फेसबुक का मॉडल आपको पता है। फेसबुक यूजर्स के इंटरेस्ट के आधार पर उनको ऐड दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में फेसबुक का अकाउंट है, तो शायद आपको कोचिंग सेंटर्स की ऐड दिखाई देती होंगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने सिविल सर्विसेज के पेजेस को सर्च किया होगा, आपने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया होगा अपनी विजिट हिस्ट्री में कि फेसबुक को पता लग जाता है कि ये जो पर्सन है ये सिविल सर्विसेज की फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको फिर उसी फील्ड से संबंधित ऐड दिखाए जाते हैं। तो देखो फेसबुक के लिए डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब व्हाट्सएप का डेटा भी अगर मिल जाएगा फेसबुक को, तो फेसबुक तो और बेहतर ढंग से ऐड दिखा सकेगा, और फेसबुक अपने पैसे भी बढ़ा देगा ऐड दिखाने की। हमें तो और ज़्यादा पैसे चाहिए क्योंकि हमारी जो ऐड है वो और ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा टारगेटेड है। इससे ज़्यादा टारगेटेड ऐड आपको कहीं नहीं मिलेगी, यही फेसबुक चाहता है। बट देखो दिक्कत ये है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज़ में फेसबुक ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि वहाँ पे कानून है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे देश में अभी तक जो कानून है
प्राइवेसी से संबंधित, डेटा को प्रोटेक्शन से संबंधित वो नहीं बन सका है। हालांकि श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट बिल भी प्रपोज किया गया 2019 में, लेकिन देखो श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल, डेटा लोकलाइजेशन लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने अपने ड्राफ्ट बिल में बोला था। सिर्फ जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा है उसकी मिररिंग इंडिया में होनी चाहिए, उसको फॉरेन सर्वर्स के अलावा इंडिया में भी स्टोर करके रखने की आवश्यकता है, लेकिन सारे पर्सनल डेटा को इंडिया में स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस में बोला था। अगर देखो सेंसिटिव पर्सनल डेटा को इंडिया में स्टोर करके रखा जाता है, उसकी मिररिंग इंडिया में होती है, तो फिर खतरा बन जाता है स्टेट जो है वो और ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से सर्विलियंस कर सकता है अपने सिटीजन्स की। और ये देखो अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब स्टेट में बैठे जो लोग हैं अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो पॉलिटिकल जो ओपोनेंट्स हैं उनकी सर्विलियंस करवा सकते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के, ऑफिशियल्स के हाथों में इतनी ज़्यादा पावर होना कि वो किसी की भी सर्विलियंस करवा सकते हैं, ये देश के सिटीजन्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो अंत में ये बोला जाता है आर्टिकल में, जो पुट्टास्वामी केस में जजमेंट आया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, इस जजमेंट को ध्यान में रखते हुए और श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर से एक बिल लाना चाहिए पार्लियामेंट में, ताकि ये व्हाट्सएप जैसी कंपनीज अपनी मनमानी ना कर सकें कि हाँ यूरोपियन यूनियन को अलग ट्रीटमेंट, हमारे देश को अलग ट्रीटमेंट। ये गलत है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्राइवेसी से संबंधित, और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।